हाँ जी बच्चों, कैसे हो सभी? पढ़ाई के अलावा सब ठीक है? अब हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर का मतलब कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। जीएसटी में किसको रजिस्ट्रेशन कराना होता है? जिसका टर्नओवर 20 लाख या 40 लाख या 10 लाख से क्या हो ज़्यादा। वो अलग अलग लिमिट्स है जो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस की थी। प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले क्या होगा? एवरी पर्सन लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड एंड पर्सन सीकिंग वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। चाहे वॉलंटरी ले रहे हो, चाहे आपकी 40 लाख से ज़्यादा टर्नओवर होने की वजह से। मैं बार बार 40, 20 और 10 ना बोलकर क्या बोला करूँगा? 40 लाख, ठीक है। या इसको ऐसे बोल दूँ, थ्रेशोल्ड लिमिट। थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा हो, या आप क्या ले रहे हो? वॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब अपनी इच्छा से ले रहे हो। शेल बिफोर अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन डिक्लेयर इज पेन। क्या क्या देना पड़ेगा? पेन, मोबाइल नंबर, ईमेल और स्टेट इन पार्ट ए। तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन जो होता है वो दो जीएसटी REG 1 फॉर्म आपको भरना होता है। कौन सा? जीएसटी REG 1। ये आपको याद रखना पड़ेगा। MCQs के हिसाब से आ सकते हैं क्वेश्चन। उसके पार्ट ए में आपसे क्या क्या मांगा जाएगा? बोलो ना। पेन, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और स्टेट। पेन, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और स्टेट। स्टेट, मोबाइल नंबर, ईमेल और पेन। तो पेन मतलब पहले इनकम टैक्स से आपको क्या लाना पड़ेगा? पेन। फिर ही आपका जीएसटी में क्या हो सकता है? रजिस्ट्रेशन, ठीक है। दो आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, मोबाइल और ईमेल। और तीसरा, चौथा स्टेट आपको बताना पड़ेगा REG 1। अब वो चेक करेंगे। पेन, मोबाइल नंबर और ईमेल आर वैलिडेटेड। स्टेट वैलिडेट नहीं होगा। स्टेट तो बता दिया जो बता दिया। पेन आपका सही है या नहीं, वो कहाँ से चेक कर लेंगे? CBDT के डेटाबेस है। CBDT मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो ये तो क्या पढ़ रहे हैं हम? इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स वाले रजिस्ट्रेशन के लिए क्या मांगते हैं? पेन। और पेन मतलब डायरेक्ट टैक्स में रजिस्टर हो। और वो कहाँ से चेक कर लेंगे पेन सही है या नहीं? डायरेक्ट टैक्स के डेटाबेस से। अब फ़ोन नंबर कैसे चेक होगा सही दिया है या नहीं? OTP आएगा। ईमेल नंबर कैसे चेक होगा? OTP आएगा, वो आपको प्रोवाइड। मोबाइल नंबर एंड ईमेल वेरीफाइड थ्रू वन टाइम पासवर्ड सेंट्रिक। नहीं तो बताओ, पेन तो मेरे को पता ही है तुम्हारा। जो मेरे क्लाइंट है उनका मेरे पास क्या पड़ा है? पेन। या बहुत सारे लोगों का पेन तो हमें पता ही होता है, तो हम उसको रजिस्टर कर दें उठा के? नहीं, क्योंकि हमें क्या डालना पड़ेगा? मोबाइल नंबर। और मोबाइल नंबर पर क्या आएगा? OTP। वो तो फिर उसके मोबाइल पर ही आएगा। समझ रहे हो ना? तो मोबाइल नंबर और ईमेल कैसे चेक होगा? OTP के थ्रू। और पेन कैसे चेक होगा? CBDT के डेटाबेस। इतना होने के बाद क्या हो जाएगा? TRN नंबर जनरेट हो जाएगा। TRN का मतलब टेम्पररी रेफरेंस नंबर एंड कम्युनिकेटेड टू द एप्लीकेंट। कहाँ कहाँ पर जाएगा? वो मोबाइल पर भी और ईमेल। अभी आप रजिस्टर नहीं हुए, अभी आप क्या हो गए? टेम्परेरीली रजिस्टर हो गए। TRN नंबर। बताओ तुम्हारे पास क्या है इंस्टीट्यूट की तरफ से? CRO। जब तुम CA बन जाओगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? मेंबरशिप नंबर। जैसे मेरे पास क्या है? CRO नंबर या मेंबरशिप नंबर। तो समझ लो एक बार के लिए आपको CRO मिल गया, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन। अब आप बाकी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? नॉर्मल GSTIN। जो आपको जो नॉर्मल नंबर मिलेगा उसको क्या बोलते हैं? GSTIN। GSTIN मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो TRN के जैसे आप TRN डालोगे तो आपके सामने क्या आएगा? पार्ट B। पार्ट A में तो चार ही चीज़ें हैं, पेन, ईमेल, मोबाइल और स्टेट। और जैसे आपने क्या डाल दिया? TRN, तो क्या होगा? जैसे आपने TRN डाल दिया तो क्या होगा? पार्ट B भर पाएंगे आप। और पार्ट B में बहुत सारी डिटेल्स वो आपसे मांगेगा, ठीक है। यूजिंग TRN एप्लीकेंट शैल इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट एप्लीकेशन इन पार्ट B ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स एट द कॉमन पोर्टल। कॉमन पोर्टल मतलब ऑनलाइन, ठीक है। अब पार्ट B में बैंक की डिटेल मांगी जाती है, एड्रेस प्रूफ और बहुत सारी चीज़ें मांगी जाती है, ठीक है। वो इसमें लिखा ही नहीं, ठीक है। आपका बैंक अकाउंट नंबर, आपका एड्रेस, फोटो, ये सब चीज़ें आती हैं। वो कब खुलेगी आपके सामने? जब आप पार्ट B में TRN नंबर डालेंगे तब क्या खुलेगा आपके सामने? पार्ट B, ठीक है। अब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को क्या करना पड़ता है? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है? जिसका मेरे स्टेट में क्या नहीं है? ऑफिस नहीं। जैसे शाहरुख खान राजस्थान में क्या करना है? स्टेज शो करना है, तो वो राजस्थान के लिए क्या है? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअली आता है। कैजुअल इनकम नहीं, क्या है वो? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को अपना पहले टैक्स भी क्या जमा कराना पड़ेगा? एडवांस में। ऑन रिसीट ऑफ सच एप्लीकेशन एंड एक्नॉलेजमेंट इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म शैल बी इशूड। एक्नॉलेजमेंट इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म शैल बी इशूड टू द एप्लीकेंट। मतलब
एक्नॉलेजमेंट मतलब आपकी एप्लीकेशन हमारे पास आ गई है, रजिस्टर नहीं हुए हो, बस आपकी एप्लीकेशन आ गई। और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन गेट्स अ टीआरएन फॉर मेकिंग एन एडवांस डिपॉजिट ऑफ टैक्स इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। पेमेंट वाले चैप्टर में आपको बताया था कैश लेजर क्या होता है, क्रेडिट लेजर क्या होता है, सुना होगा। तो उस पेमेंट वाले लेजर में चैप्टर में आपको क्या बताया था, कैश लेजर क्या होता है, क्रेडिट लेजर क्या होता है। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को कैश लेजर में पहले क्या देना पड़ता है, एडवांस। और एडवांस देने के बाद ही उसको क्या आएगी, एक्नॉलेजमेंट इज इशूड ओनली आफ्टर सेट डिपॉजिट। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को पहले क्या देना पड़ेगा, एडवांस देने के बाद ही क्या जनरेट होगी, एक्नॉलेजमेंट। ठीक है। एप्लीकेशन शैल बी फॉरवर्डेड टू प्रॉपर ऑफिसर, ये किसके पास चली जाएगी, प्रॉपर ऑफिसर के पास। प्रोसीजर आफ्टर रिसीट ऑफ एप्लीकेशन बाय प्रॉपर ऑफिसर इज गिवन इन पार्ट 2, आगे दे रखा है पार्ट 2। ये प्रोसेस को उस पेट में उसका डायग्राम पूरा नहीं बना तो आगे का है। प्रॉपर ऑफिसर एग्जामिन्स द एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स, वो एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स क्या करेगा, एग्जामिन मतलब चेक करेगा। इफ सेम आर फाउंड इन ऑर्डर, सब कुछ सही लगा तो विद इन 3 days या वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन उसको GST REG 6 मिल जाएगा। GST REG 6 में क्या मिलता है तुम्हें, RC रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। GST REG 1 क्या था, एप्लीकेशन फॉर्म था। GST REG 1 तो क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको भरना है। और हमें रजिस्ट्रेशन किस में आता है, REG 6 में। तो अब इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, तो आपको क्या करने पड़ेंगे याद, वो ऐसे आते हैं। ठीक है, कितने दिनों में, ये भी किसको याद करना है, आपको। तो 3 दिनों में आप क्या हो जाते हो, रजिस्टर। अगर उसको सब कुछ क्या लगा, सही नहीं लगा तो क्या होगा, 3 दिनों में वो आपको क्या करेगा, नोटिस इशू करेगा। से उसको एड्रेस प्रूफ के बारे में डाउट है तो वो आपको क्या बोलेगा, एड्रेस प्रूफ के डॉक्यूमेंट वापस दो। फ्रॉम एप्लीकेशन डेट देयर बाय सीकिंग क्लैरिफिकेशन इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स। तो 3 दिनों में प्रॉपर ऑफिसर को कुछ ना कुछ तो करना ही है, या तो क्या करना है, रजिस्टर, नहीं करना तो फिर नोटिस इशू करना कि मुझे ये गड़बड़ लगी। इफ द एप्लीकेंट इज फर्निश द क्लैरिफिकेशन विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ नोटिस। मैंने आज एप्लीकेशन दी, वो 3 दिनों में मुझे नोटिस भेजता है, तो मुझे 7 दिन कहाँ से करने, नोटिस से। नोटिस से 7 दिनों में मुझे उसने जो मांगा है वो उसको प्रोवाइड करना है, यस और नो। अगर प्रोवाइड कर दिया और वो सेटिस्फाइड है तो फिर वापस 7 दिनों में, इन्फॉर्मेशन मिलने से 7 दिनों में वो मेरे को GST REG 6 दे देगा। इन्फॉर्मेशन जो मैं उसने मांगी थी उसके 7 दिनों में वो मुझे क्या दे देगा, GST REG 6। मैंने यहाँ अप्लाई किया, 3 दिनों में उसने क्या भेजा, नोटिस को कितने दिनों में रिस्पॉन्ड करना है, 7 डेज में। मैंने यहाँ उसको रिस्पॉन्ड कर दिया तो यहाँ से 7 दिन में वो मुझे क्या देगा, GST REG 6 अगर वो सेटिस्फाइड है तो। और अगर वो नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है या मैंने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, तब क्या होगा, मेरी एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, रिजेक्ट। प्रॉपर ऑफिसर विल रिजेक्ट। ठीक है, बाकी फॉर्म का है। अगर ये 3 और 7 दिनों में प्रॉपर ऑफिसर कुछ नहीं करता है, मैंने आज अप्लाई किया, उसने 3 दिनों में क्या नहीं किया, ना नोटिस भेजा ना रजिस्ट्रेशन। नोटिस भेज दिया तो अलग बात है, ना नोटिस ना रजिस्ट्रेशन, तो क्या होगा, एक प्रॉपर ऑफिसर फेल्स टू टेक एनी एक्शन। तो 3 दिनों में तो क्या माना जाएगा, द एप्लीकेशन फॉर ग्रांट फॉर रजिस्ट्रेशन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन अप्रूव्ड। क्या मान लिया जाएगा, अच्छा मैंने मैंने एप्लीकेशन भेजी, उसने मुझे 3 दिनों में क्या भेज दिया, नोटिस भेज दिया कि ये रिप्लाई करो। मैंने उसको रिप्लाई कर दिया और रिप्लाई करने के 7 दिनों में उसने कुछ नहीं किया तो भी क्या मान लिया जाएगा, अप्रूव। पक्का। तो अगर प्रॉपर ऑफिसर फेल है तो मेरा काम हो गया, मैं क्या मानूंगा, डीम्ड अप्रूव। ठीक है, मैं क्या मानूंगा। तो आगे GSTIN वगैरह कैसे मिलेगी? फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ बिजनेस प्रीमिसेस इन सर्टेन केसेस आफ्टर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर आपको रजिस्ट्रेशन क्या हो गया, ग्रांट हो गया, तो वो चाहे तो क्या कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि वो फिजिकल वेरिफिकेशन करे, आपने जो एड्रेस प्रूफ दिया है वो चाहे तो करे चाहे तो ना करे। रूल 25, वेयर प्रॉपर ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड आफ्टर द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन देने के बाद भी वो क्या करेगा, फिजिकल वेरिफिकेशन। ही मे गेट सच वेरिफिकेशन डन
and verification report along with the other documents including photographs shall be uploaded in the prescribed form on GST common portal within 15 working days from the date of such verification. तो पहले बताओ फिजिकल वेरिफिकेशन जरूरी है क्या? नहीं। मैंने जो एड्रेस दिया उनको लगता है ये इस एड्रेस पर रहता ही नहीं है, इसने कोई डमी फॉर्म बनाई है, तो वो आकर क्या कर सकते हैं? चेक। अगर वो चेक करते हैं तो उनको 15 दिनों के अंदर अपनी फिजिकल वेरिफिकेशन की रिपोर्ट और फोटोग्राफ्स क्या करनी पड़ेगी? कॉमन पोर्टल पर डालनी। पक्का? ये हो तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें कुछ नहीं करना। इशुएंस ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट किस फॉर्म में इशू होता है? GST REG 6। किस में इशू होता है? GST REG 6। इसमें कितने डिजिट होते हैं? 15। 2 10 2 2 क्या होता है? स्टेट कोड। 2 क्या होता है? पहले 2 डिजिट क्या होते हैं? स्टेट कोड। राजस्थान का हमेशा रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होगा? 07। चालू है। 08 है बच्चों राजस्थान का, 07 नहीं। राजस्थान का स्टेट कोड क्या है? 08। तो आप में से जितने भी बच्चों का मतलब दुकानों पर अपने पापा से पूछना आपका GST नंबर क्या है, तो आपको पहले 2 डिजिट क्या मिलेंगे हमेशा? 08। उसके बाद अगले 10 डिजिट क्या होंगे? पैन नंबर। अगले 10 डिजिट क्या होंगे? अगले 10 क्या होंगे? पैन। जो आपका पैन होगा डिटो। तो आप अपने पापा के पैन मांगना और क्या मांगना? स्टेट कोड। तो क्या बताएंगे आप इतना GST नंबर खुद बना लेंगे। फिर अगला एंटिटी कोड होगा, आपके पापा का 01 नहीं होगा, ठीक है। और आगे क्या है? चेक सम करेक्टर। ये उनके लिए सारे तुम्हें पता लग जाएगा, तो फिर वो क्या होता है? तो चेक सम करेक्टर क्या है? 01 कैसे? एक ऑफिस होता है तो 01, 2 होते हैं तो 02, ऐसे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है बस। क्या याद रखना है? ये 012 तो याद नहीं रखना। स्टेट कोड राजस्थान का क्या है, यूपी का क्या है, ये भी याद नहीं रखना। बस क्या याद रखना? पहले 2 डिजिट क्या होते हैं? स्टेट कोड। अगले 10 डिजिट क्या होते हैं? पैन। अगले 10 डिजिट क्या होते हैं? 2 डिजिट। अगले 10 होंगे कैसे? टोटली 15 है। पहले 2 डिजिट क्या है? स्टेट। अगले 10, पैन। अगले 2 एंटिटी कोड और लास्ट चेक सम करेक्टर। 15th डिजिट को क्या बोलते हैं? चेक सम करेक्टर। और ये अल्फा न्यूमरल है। अल्फा न्यूमरल का मतलब इसमें नंबर्स भी होते हैं और अल्फाबेट्स भी होते हैं, ठीक है। डिस्प्ले ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर आप GST में क्या हो गए हो? रजिस्टर। तो देखो अब रूल तो है, ये फॉलो नहीं करें, मेरे पास कोई इलाज नहीं। क्या है? अच्छा 1 मिनट। वेयर द एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन हैज बीन अप्रूव्ड, अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ड्यूली साइंड और वेरीफाइड थ्रू EVC। EVC की फुल फॉर्म लिख लो, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड बाय द प्रॉपर ऑफिसर। तो आप या तो साइन कर दो और या फिर EVC मतलब जैसे मैंने तुम्हें भेजी है तो पक्की बात है कि कहाँ से आई, मेरे थ्रू ही आई है। प्रॉपर ऑफिसर EVC से क्या कर देता है? वेरीफाइड। EVC मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेरीफाइड, क्या? इलेक्ट्रॉनिक वेरीफाइड वेरिफिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, ठीक है। मैं बताता हूँ, आगे आएगा ये वापस से। EVC वापस आएगा कि क्या सिस्टम होता है, कैसे वेरीफाई होता है। आपको उसमें क्या लिखा होगा? एक PPOB और एक नहीं, कई भी हो सकते हैं। APOB, ठीक है। तो PPOB क्या है? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। और APOB मतलब एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस। अब मान लो कि बीकानेर में मैं 3 जगह कोचिंग चलाता हूँ और रजिस्ट्रेशन एक ही ले रहा हूँ, तो पहले वाले को तो क्या बोल देंगे? जो रजिस्टर उसको PPOB बोल देंगे और बाकियों को APOB। APOB क्या होता है? एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। PPOB क्या होता है? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, ठीक है। 15 डिजिट है। पहले 2 डिजिट क्या है? स्टेट। दूसरे 15 पैन। दूसरे 15 बस पी के बैठो। पहले 2 क्या है? स्टेट। अगले 10 पहले लास्ट चेक सम करेक्टर। उससे पहले वाले 2 एंटिटी कोड। तो अब मैं क्या करूँ? अब इसमें कुछ भी देखो, मैं आपको कहूँ कि आप अपने आप पढ़ लो तो समझ में आ जाए। डिस्प्ले करना है आपको। इसको क्या करना है? डिस्प्ले। कहाँ पर? रूल 18 के अकॉर्डिंग कहाँ पर डिस्प्ले करना है? ये रूल पढ़ते रहना साथ साथ में, CGST रूल है। Every registered person shall display his registration certificate in prominent location of his at his PPOB। किसी ने भी तुम में से देखा है क्या? बाहर बहुत बड़ा GST नंबर लिखा हुआ कई दुकानों पर? नहीं देखा, कहीं नहीं देखा। ये रिक्वायरमेंट होती है कि आपको अपना GST नंबर कहाँ दिखाना है? प्रोमिनेंट लोकेशन पर, एट PPOB एंड एवरी APOB। फर्दर GST number has also to be displayed on name board exhibited at the entry of its PPOB और APOB। तो जैसे आप समर्थ कॉमर्स क्लासेस में एंटर होते हैं
तो मेरे नेम बोर्ड पर क्या होना चाहिए, जहाँ समर्थ कॉमर्स क्लासेस लिखा है वहाँ पर क्या होना चाहिए, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर छपा हुआ होना चाहिए। ये लीगल रिक्वायरमेंट है, की बात नहीं है। तो लोग करते नहीं है, ये गलत है। जो भी आपके प्रिंसिपल और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है वहाँ पर प्रोमिनेंट प्लेस पर कहीं ना कहीं दिख जाना चाहिए, ठीक है। और एंट्री पॉइंट पर भी प्रोमिनेंट लोकेशन और फर्दर लोकेशन। हमारे पेपर तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आगे क्या है। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अगर आपने यहाँ लायबल टू भी रजिस्टर हुए आप, जैसे यहाँ आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हुआ तो इसके कितने दिनों में अप्लाई करना है बच्चा? 30 दिनों में। इसके 30 दिनों में अप्लाई करना होता है। अगर आप 30 दिनों में अप्लाई कर दो तब तो आप यहीं से रजिस्टर हो। और अगर आप यहाँ से अप्लाइबल हुए, आपने 30 दिन के बाद यहाँ अप्लाई किया तो फिर कब से रजिस्टर हो? जिस दिन आपको ग्रांट हो। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या मानी जाती है? अगर 30 डेज में ही अप्लाई कर दिया तब तो जिस दिन लायबल हुए, और अदरवाइज जिस दिन ग्रांट हुआ। और एक है ना ये प्रीवियस वीडियोस में बात, तो ये चैप्टर तो तुम्हारे को मैं बिना इस चैप्टर के क्या नहीं होते, बाकी चैप्टर होते ही नहीं। तो ये चैप्टर तो क्या है, आपको बस बोल बोल के बता दिया, मैं आपको आगे बताऊंगा, मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन क्या है बता दिया। अब तो सिर्फ रीड करवाना है। एग्जाम्पल पढ़ लो। सुगम सर्विसेज लिमिटेड इज एंगेज्ड इन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन मध्य प्रदेश। सुगम सर्विस कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। द टर्नओवर ऑफ सुगम सर्विसेज एक्सीडेड 20 lakhs ऑन 1 नवंबर। कब इसका टर्नओवर ज़्यादा हुआ? नहीं दिख रहा था, कुछ लगा। मेरा टर्नओवर 1 नवंबर को किससे ज़्यादा हुआ? 20 लाख से। तो बताओ 30 दिन 1 नवंबर से कब होता है? 1 दिसंबर। तो इसने अप्लाई कब कर दिया? इट अप्लाइज फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 28 नवंबर। इसने रजिस्ट्रेशन के लिए कब अप्लाई किया? 28 नवंबर। कब अप्लाई किया? 28 नवंबर को। और रजिस्ट्रेशन कब मिला उसको? 5 को। तो बताओ 30 दिनों में अप्लाई कर लिया था? 30 दिनों में कर लिया था। तो कब से माना जाएगा? 1 नवंबर से ही माना जाएगा। और अगर इसने 30 दिन के बाद किया होगा तो कब से मान लो इसने कब अप्लाई किया? 3 दिसंबर को। 30 दिन के बाद किया तो इसको ग्रेड कब हुआ? 10। तो कब से माना जाएगा? पक्का। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? स्पेशल प्रोविजन फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ एनआरटीपी एंड सीटीपी। एनआरटीपी और सीटीपी का स्पेशल प्रोविजन। बाकियों के लिए नॉर्मल प्रोविजन लगेंगे। सीटीपी के लिए जो ऑलरेडी बातें बताई है वो तो लगेगी, प्लस क्या होगी? ये एक्स्ट्रा बातें और लगेगी। सीटीपी के लिए वो बातें भी लगेगी और ये तो लगेगी। और अब किसकी बात कर रहे हैं हम? एनआरटीपी। एनआरटीपी के लिए क्या होगा? जो अभी बातें हम पढ़ने जा रहे हैं। मीनिंग ऑफ सीटीपी एंड एनआरटीपी, ठीक है। बिफोर गोइंग इनटू दिस और रजिस्ट्रेशन प्रोविजंस ऑफ सीटीपी एंड एनआरटीपी, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सीटीपी। तो पहले हम आगे समझे, इससे पहले हम क्या पढ़ लेते हैं एससीटीपी और एनआरटीपी का मतलब। सीटीपी का मतलब क्या है? देयर में भी केसेस, ये केस मेरा पर्सन है रजिस्टर्ड बिजनेस इन सम स्टेट इन इंडिया। रजिस्टर्ड बिजनेस कहाँ पर है? इंडिया में, किसी सम स्टेट में। मान लो मेरा रजिस्टर्ड बिजनेस कहाँ पर है? इंडिया में। बट वांट्स टू इफेक्ट सप्लाईज फ्रॉम सम अदर स्टेट इन विच ही डज नॉट हैव एनी फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। मैं राजस्थान में क्या हूँ? रजिस्टर्ड हूँ। अब मेरे को दिल्ली में एक दिन के लिए क्या लेना है? सेमिनार। तो मैं वहाँ पर क्या हूँ? रजिस्टर्ड पर्सन नहीं। तो क्या होगा? रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो मैं उस स्टेट के लिए क्या हूँ? सीटीपी। मैं उस स्टेट के लिए क्या हूँ? सीटीपी। उसको क्या बोलेंगे? सीटीपी। कि मेरा एक स्टेट में रजिस्ट्रेशन है बट मैं सप्लाई कहाँ कर रहा हूँ? क्या इसको इंटर स्टेट सप्लाई बोलेंगे? नहीं। देखो बात सुन लो पहले। मैं हूँ राजस्थान में और राजस्थान से यूपी में ही सप्लाई करती हूँ, तब क्या है वो? इंटर स्टेट। राजस्थान में बैठा मैंने यूपी में क्या कर दिया? माल भेज दिया। ये राजस्थान में बैठा यूपी में सर्विस प्रोवाइड कर दी। फॉर एग्जांपल मैंने ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कर दी, ठीक। तब तो क्या हो गया? इंटर स्टेट। मैं राजस्थान में हूँ, मैं यूपी जाके ही काम करूँ तो यूपी वाले के लिए क्या है? इंट्रा स्टेट सप्लाई। और मैं यूपी के लिए क्या हो गया? सीटीपी। मैं यूपी के लिए क्या हो गया? सीटीपी, ठीक है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ठीक है। समझ गए बात को? तो इस पैराग्राफ को तो भले ही आप क्या कर दो? उड़ा दो इसको, इन दोनों को। इसमें तो कुछ लिखा है नहीं, ये तो समझा रहे हैं। डेफिनेशन किस में लिखी हुई है? 220 में। डेफिनेशन किस में लिखी हुई है? सीटीपी की 220 में। सीटीपी की डेफिनेशन किस में? बहुत सारे टूके मैंने आपको याद करवाए, आपको कोई सा भी याद नहीं? याद है?
कैजुअल टैक्सेबल प्लीज पढ़ाइए। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एज अ पर्सन who occasionally undertakes transactions involving supply of goods or services or both in course or furtherance of business, चाहे प्रिंसिपल हो चाहे एजेंट या किसी अदर कैपेसिटी में, इन अ स्टेट वेयर ही इज नॉट फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस। ओकेशनली क्या करता हूँ मैं ट्रांजेक्शन, किसमें? इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मेरे बिजनेस के तौर पर ही, मैं अपने बिजनेस के तौर पर ही ओकेशनली ट्रांजेक्शन करता हूँ। कहाँ पर? दूसरे स्टेट में जहाँ पर मेरा क्या है, या दूसरे यूनियन टेरिटरी में जहाँ पर मेरा फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस। ठीक है, अब आपको याद, सीटीपी क्या नहीं ले सकता? कॉम्पोजिशन लेवी नहीं ले सकता। सीटीपी क्या नहीं ले सकता? कॉम्पोजिशन लेवी नहीं ले सकता। सीटीपी क्या नहीं ले सकता? कॉम्पोजिशन लेवी। ये आपको किस चैप्टर में बताया हुआ है मैंने? आईटी। ऐसे कॉम्पोजिशन वाले चैप्टर में बताऊंगा। आईटी से क्यों? तो कॉम्पोजिशन लेवी के लिए इनएलिजिबल थे कौन? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। ठीक है, या पढ़ लें। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, अ पर्सन इज अ फॉरेनर, ये सब कहानियां पढ़ लेना। ठीक है, अब आप पढ़ लेना नॉन रेजिडेंट का और सीटीपी का क्या डिफरेंस है। नॉन रेजिडेंट कहाँ का होगा? फॉरेनर होगा। ठीक है, लेकिन एक इनकी डेफिनेशन में क्या है, चेंज है। वो क्या है? इसमें क्या लिखा हुआ है? एनी पर्सन हु ओकेजनली अंडरटेक्स ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। उसमें भी क्या लिखा था? पर्सन हु ओकेजनली अंडरटेक्स ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग गुड्स और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। इसमें साथ में क्या लिखा हुआ था? इन कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए। वो पार्ट यहाँ पर मिसिंग है। इन कोर्स ऑफ बिजनेस यहाँ पर नहीं लिखा हुआ। वेदर एज अ प्रिंसिपल और एजेंट, बाकी सब एज इट इज लिखा हुआ है, बट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इन कोर्स ऑफ बिजनेस। और दूसरी तरफ यहाँ पर क्या लिखा था? इन अ स्टेट इन विच ही इज नॉट फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस। या क्या होगा? उसका इंडिया में ही फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, क्योंकि वो कौन है? नॉन रेजिडेंट। तो एक फॉरेनर इंडिया में आकर क्या करे? सप्लाई करे, तो हम उसको क्या बोलेंगे? एनआरटीपी। फॉरेनर वहीं से यहाँ माल भेजे तो हमारे लिए एक्सपोर्ट और उसके हमारे लिए इंपोर्ट और उसके लिए एक्सपोर्ट। वो तो इंपोर्ट हो गया, लेकिन वो यहाँ आकर ही करे तो क्या है? एनआरटीपी। पक्का 277 याद ही आपको, बाकी ये भी याद हो जाएगा। 277 और 220 आपको बताऊँ कौन सा याद है? 36(1)(15), 36(1)(16) कौन है? STT CTT। 36(1)(9) क्यों याद है? इनके पीछे एक नॉनसेंस बातें की हुई है, और अब मैं करने बंद कर दिया क्योंकि मेरे को किसी ने क्या बोला कि डस रहे हो और ये कर रहे हो, तो मैंने बंद कर दी। अब याद करना है अपने आप। 220 किसको है? बोलो, बोला किसी ने? 220 क्या है? CTP। 277 क्या है? NRTP। ये तुम्हें आज तो क्या है याद है, लेकिन 10 दिनों के बाद क्या है? नहीं याद होगा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे क्या है? मेरे लॉजिक तुम्हें पता नहीं। बेस्ड ऑन अफोरसेड, ठीक है, बेस्ड ऑन अफोरसेड डेफिनेशन फॉलोइंग पॉइंट्स मेरिट कंसीडरेशन। बताओ, दोनों पढ़ लो। ठीक है, इसमें कुछ भी नया नहीं, आप चाहो तो उड़ा सकते, कुछ भी नया नहीं। स्पेशल रजिस्ट्रेशन प्रोविजन फॉर CTP एंड NRTP। क्या क्या स्पेशल प्रोविजन है? इनको एटलीस्ट 5 डेज इन एडवांस क्या देना पड़ता है? रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन, और उसके समय ही उनको क्या देना पड़ता है? एस्टिमेटेड एडवांस डिपॉजिट ऑफ एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी, ना कि आउटवर्ड सप्लाई। ठीक है, तो इनको इनका स्पेशल प्रोविज़न क्या है? बाकी लोगों को, जैसे मेरा टर्नओवर यहाँ 40 लाख से ज़्यादा हुआ, यहाँ मेरा 40 लाख से ज़्यादा हुआ, तो क्या होगा? इसके 30 दिनों में करना है ना। लेकिन मैं CTP या NRTP हूँ, तो मेरे को 5 दिन पहले ही क्या करवाना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा। दे हैव टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन एटलीस्ट 5 डेज इन एडवांस बिफोर मेकिंग एनी सप्लाई। सप्लाई करने से ही कितने दिन पहले? 5 दिन पहले। तो काम करा नहीं, पहले ही क्या करवाना पड़ेगा? तो मैं मान लो कि आज मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं हूँ शाहरुख खान, ठीक है, और मुझे कहाँ जाना है? मुझे कहाँ जाना है बताओ? मैं मुंबई में हूँ, मैं शाहरुख खान हूँ, मैं मुंबई में हूँ, तो यहाँ पे क्या बैठी है? मैं शाहरुख खान बराबर बैठी है, शाहरुख खान बैठे यहाँ से। तो मुझे कहाँ जाना है? दिल्ली में जाना है। मैं कहाँ पर हूँ? मुंबई में, और मुझे दिल्ली में एक स्टेज शो करने जाना है। तो दिल्ली जाने से पहले ही 5 दिन पहले मेरा आदमी क्या करेगा? अप्लाई करेगा। मैं थोड़ी करूँ, मेरा आदमी क्या करेगा? अप्लाई करेगा। ठीक है, और उसी समय मेरा जो स्टेज शो की मेरी जो फीस आएगी वो मेरे लिए क्या है? आउटवर्ड सप्लाई। उसका मुझे क्या करवाना पड़ेगा?
एस्टिमेटेड टैक्स पहले ही जमा करवाना पड़ेगा। पक्का? अरे बोलो। स्पेशल प्रोविजंस क्या है बताओ। अब 50 बार लिख दोगे क्या तुमने एक ही बात? एटलीस्ट 5 days बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस क्या करना पड़ेगा? कंपल्सरी गेट रजिस्टर्ड। या आपने पढ़ा हुआ है कि इन लोगों को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इनका चाहे 40 लाख से टर्नओवर कम हो चाहे क्या हो ज़्यादा हो, इनको कंपल्सरी करवाना होता है CTP NRTP को, और एटलीस्ट 5 दिन पहले। अब मुझे एक बात बताओ, CTP तो अपना इंडियन ही है, CTP तो इंडियन ही है, शाहरुख खान तो इंडियन ही है, लेकिन पैन किसका देना होता है? CTP दे सकता है पैन, क्योंकि वो तो अपना क्या है, इंडियन ही है। लेकिन NRTP कैसे पैन दे देगा? अब मान लो कि कोई फॉरेन क्रिकेटर है, कपिल शर्मा शो पर आया। अब कपिल शर्मा शो में दिक्कत क्या आ रही है? सेलिब्रिटीज नहीं आ रहे हैं। क्यों? मूवी रिलीज नहीं हो रही है। तो वो कभी तो किसको बुलाता है? सोनू सूद को। कभी क्या करता है? डॉक्टर्स बुला लेता है। पता है क्या तुम्हें? तो अब उसने मान लो पैसे देकर बुलाया। किसको बुलाया? क्रिस गेल को बुलाया। वेस्ट इंडीज क्या है? पुअर कंट्रीज में से, पता है, तो वो जल्दी आ भी जाते हैं। किसी और को बुलाया, मतलब किसके लिए? तो वो उसके लिए वो NRTP है, वो इंडिया में आकर क्या कर रहा है? सर्विस सप्लाई कर रहा है, और वो इधर उसका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस है नहीं, तो वो NRTP है, फॉरनर क्रिस गेल। बोलो, तो उसके पास जरूरी थोड़ी है इंडिया का क्या हो? पैन हो। उसके पास जरूरी थोड़ी है इंडिया का क्या हो? पैन। तो एवरी पर्सन मस्ट हैव पैन टू बी एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन। पैन तो होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए? अभी हमने पढ़ा है पार्ट ए में, सबसे पहले क्या मांगता है? पैन, मोबाइल नंबर। और क्यों मांगता है? क्योंकि GST RAG 6 में जो नंबर आता है उसमें 10 डिजिट तो किसके होते हैं? पैन के होते हैं। सिंस NRTP विल जनरली नॉट हैव पैन ऑफ इंडिया, ही मे बी ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ अदर प्रेस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट्स। उसके पास पक्का क्या मतलब नहीं होगा इंडिया में क्या पैन? क्योंकि अगर इंडिया में इनकम टैक्स लायबिलिटी नहीं हो तो उसके पास हो सकता है कि पैन ना हो। ठीक है। ही हैज टू सबमिट अ सेल्फ असेस्ड कॉपी ऑफ वैलिड पासपोर्ट। उसको क्या देनी पड़ेगी? सेल्फ असेस्ड कॉपी। किसकी? पासपोर्ट। पासपोर्ट समझते हो, जब दूसरी कंट्री में जाना होता है तो क्या बनता है? पासपोर्ट। सेल्फ असेस्ड मतलब खुद ही के क्या होने चाहिए? साइन। इसके अलावा एप्लीकेशन साइन बाय ऑथराइज्ड सिग्नेटरी हु इज एन इंडियन रेजिडेंट हैविंग वैलिड पैन अलोंग विद एप्लीकेशन साइन बाय। एप्लीकेशन कौन साइन करेगा? उसकी जो इंडिया का रेजिडेंट है, जिसके पास क्या है? वैलिड पैन। क्योंकि कल को ये इधर उधर हो गया तो हम किसको पकड़ लेंगे? इसको तो पकड़ने लगेगा। However, in case of business entity incorporated or established outside India, कंपनी है बाहर की जो इंडिया में क्या कर रही है? NRTP बन के आई है, तो उसके पास तो पासपोर्ट होने से रहा। कंपनी का थोड़ी पासपोर्ट होता है। पासपोर्ट तो कब बनाते हैं? जब एयर से ट्रैवलिंग करनी है। द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन शैल बी सबमिटेड अलोंग विद इट्स टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर और यूनिक नंबर ऑन द बेसिस ऑफ विच द एंटिटी इज आइडेंटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री और इट्स पैन इफ अवेलेबल। मतलब जैसे इंडिया वाले रजिस्टर करते हैं तो पैन देते हैं, वैसे बाहर की कंपनी वहाँ रजिस्टर्ड होती होगी तो वहाँ कोई ना कोई तुमको क्या मिलता होगा? टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। वो चाहे कुछ नाम और बोलते होंगे लेकिन मिलता क्या होगा? टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता होगा। बोलो, या कोई और यूनिक नंबर जिसके बेसिस पर उस एंटिटी को आइडेंटिफाई करती है वहाँ की गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री। तो जैसे इधर तुम कंपनी में क्या पढ़ते हो? इनकॉर्पोरेशन करवाते हैं तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है। तो कुछ ना कुछ तो होगा उसका। अगर एंटिटी है तो वो देना पड़ेगा, और अगर उसका इंडिया में ही पैन है तो वो देगा। तो अब सुनो, नॉन रेजिडेंट अगर इंडिविजुअल है तो क्या देगा? पासपोर्ट सेल्फ अटेस्ट करके एप्लीकेशन के सेट मतलब काउंटर साइन करवाएगा इंडियन रेजिडेंट से जिसके पास पैन है। लेकिन एंटिटी है तो वो क्या बताएगी? कोई ऐसी आइडेंटिटी, चाहे वो टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है या वहाँ की कंपनी लोग में रजिस्टर्ड नंबर है, वो जिसके बेसिस पर वहाँ की गवर्नमेंट उसको जानती है, जिसके बेसिस पर वहाँ की गवर्नमेंट उसको जानती है। और अगर उसका इंडिया में पैन है, वो पहले से इंडिया में पैन लेके बैठी है क्योंकि इंडिया में उसकी इनकम टैक्स में टैक्सेबल इनकम है, तो फिर पैन। ठीक है। एंटिटी कैसे आएगी? एप्लीकेशन विल बी सबमिटेड बाय NRTP इन डिफरेंट प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, वेयरएज CTP का क्या होगा? GST RAG 1 नहीं होगा। तो NRTP के बारे में इतना लिखा होगा आपके। ठीक है। अब पीरियड ऑफ वैलिडिटी देखना। CTP पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये प्रोसेस किस पर भी लगती है? CTP पर। लेकिन NRTP पर ये वाली प्रोसेस नहीं है। ठीक है। तो NRP का अलग फॉर्म है। पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं, पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट।
अब बताओ सीटीपी और एनआरटीपी को लाइफ टाइम मिलेगा क्या? मैंने राजस्थान में बिजनेस है मेरा राजस्थान में क्या है? हाँ, अब बताओ कितने समय के लिए रजिस्ट्रेशन मिलता है? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांटेड टू सीटीपी एनआरटीपी विल बी वैलिड फॉर पीरियड स्पेसिफाइड इन द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन। इनको कोई लाइफ टाइम थोड़ी मिलेगा। मैं अगर राजस्थान में बैठा हूँ और मुझे रजिस्ट्रेशन करना है, कंटिन्यू बिजनेस करना है, तब तो वो पड़ा रहेगा। वो तब तक पड़ा रहेगा जब तक वो खुद कैंसिल ना करूँ, चाहे मैं चाहे वो। आज मैं राजस्थान में मैंने जीएसटी नंबर ले लिया, रजिस्ट्रेशन नंबर ले लिया, कब तक रजिस्टर्ड होंगे? जब तक कैंसिल ना हो, चाहे वो ना करे चाहे मैं ना करूँ। लेकिन सीटीपी एनआरटीपी के साथ ऐसा नहीं है। कितने दिनों के लिए मिलता है? पीरियड स्पेसिफाइड इन द एप्लीकेशन। पीरियड स्पेसिफाइड इन द एप्लीकेशन। उन्होंने बोल दिया आपको अगले 15 दिन के लिए मिला है तो 15 दिन, 20 दिन के लिए तो 20 दिन, और नहीं है तो फिर क्या है? 90 डेज। मैक्सिमम कितना है? 90 डेज। अब शाहरुख खान एक स्टेज शो करने आया है तो क्यों 90 दिन का ले? ठीक है, ये वहाँ सर्कस लगाने गई है तो क्या होगा? वहाँ सर्कस चल पड़ी तो क्या है, लंबे समय तक तो 90 दिन का ले सकते हैं। लेकिन एक स्टेज शो करना है तो फिर क्या होगा? ले लो, बाद में वापस जाना पड़े रहेगा ना। वापस कौन बुलाएगा? रिटर्न लगानी पड़ती है जितने समय तक रजिस्टर होते हो आप। ठीक है, पीरियड फिर तुम्हारे पापा पैसे मांगेंगे। पीरियड स्पेसिफाइड इन द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और 90 डेज। ठीक है, अगर उन्होंने बता दिया वो तो ठीक है, नहीं बताया तो फिर कितने दिनों के बाद ये अपने आप कैंसिल हो जाएगा। अब मान लो ये गई थी वहाँ सर्कस लगाने, ठीक है, और वहाँ पर क्या है, इसकी हरकतें लोगों को पसंद आई, खूब पैसा बन जाए, तो इसको फिर वो एक्सटेंड करवा सकती है कितने दिनों के लिए? 90 डेज। ठीक है, एक नई एप्लीकेशन देकर। अब ये जब नई एप्लीकेशन लगेगी तो फिर अगले 90 दिनों का टैक्स क्या देना पड़ेगा? पहले से एडवांस में। ठीक है, अगर आप इसको रिन्यू भी करवाते हो तो भी आपको ये वापस से देना पड़ेगा एडवांस में। ऑल्सो रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड टू देम और पीरियड ऑफ ऑपरेशन इज एक्सटेंडेड। एक्सटेंड करवाते हो पीरियड ऑफ ऑपरेशन तो ओनली आफ्टर दे मेक एडवांस डिपॉजिट। तो अगले 90 दिनों के लिए एक्सटेंड भी करवा रहे हो तो क्या होगा? एडवांस तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, विच एवर इज अर्लियर। तो मेरे को बोल दिया कि आपको 1 महीने का मिला है तो 1 महीना, नहीं बोला तो फिर 90 दिन। ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन विल अप्लाई म्यूटेटिस मुटेंडिस टू द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन फाइल बाय एनआरटीपी। ठीक है, म्यूटेटिस मुटेंडिस मतलब इन द सेम मैनर। ठीक है, उसके बाद एडवांस डिपॉजिट ऑफ टैक्स। अब यही बात कितनी बार बताएं, बताओ? एडवांस देना पड़ता है, एडवांस देना पड़ता है, एडवांस देना पड़ता है, और जो आप देते हो एडवांस वो कहाँ जाएगा? कैश लेजर में क्रेडिट होगा। ठीक है, अब देखो, अगर मान लो आप लोग को पेमेंट और जीएसटी वाला नहीं करवाया होता तो मुझे अब क्या बोलना पड़ता है उस समय कि इस लाइन को छोड़ दो, इसको हम बाद में कर लेंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट के फ्लो के हिसाब से जाऊँ तो पेमेंट और जीएसटी वाला चैप्टर क्या है? बाद में। तो मैं तुम्हें उस समय क्या बोलता कि इस लाइन को छोड़ दो, कैश लेजर क्रेडिट लेजर। अब कैश लेजर का मतलब समझ रहे हो ना? तो अब ऐसे मैंने पास्ट में कुछ बोला होगा कि बाद में हो जाएगी, तो अगर लास्ट में जब मैं चैप्टर सिलेबस खत्म कर दूंगा ना तो वो हो चुके होंगे। ठीक है, एंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इज इशूड ओनली आफ्टर सेट डिपॉजिट। ये पहले ही बता दिया था कि एक्नॉलेजमेंट तभी मिलेगी आपको जब ये सेट डिपॉजिट हो जाए। अगर एक्सटेंशन शॉर्ट कर रहे हो, सीख कर रहे हो, मतलब 90 के बाद 90, तो भी आपको वापस से क्या देना पड़ेगा? एस्टिमेट। मैंने तुम्हें जब जीएसटी स्टार्ट करवाई थी तब बोला था कि ये बुक में इतनी बार लिखा है कि रिवाइज करने की जरूरत थी। अभी लास्ट में फिर क्या आएगा? लेटेस्ट रिकैपिचुलेट। एक पार्ट तो हम छोड़कर चले जाते हैं, कौन सा? पहले लो लिखता है, फिर उसको एनालाइज करता है, फिर एनालिसिस में 3-4 बार लिख देता है, फिर क्या करता है? लेटेस्ट रिकैपिचुलेट। डीम्ड रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन क्या है? सीजीएसटी में अगर आपको रजिस्ट्रेशन कौन देता है? स्टेट वाले। तो अगर एसजीएसटी में हो गए तो ऑटोमेटिकली क्या मान लिया जाएगा? सीजीएसटी में भी क्या होगा? रजिस्टर। मैंने आपको बोला था ना, हर स्टेट का अपना क्या है? लो। और यूटीजी सॉरी और सीजीएसटी क्या है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और हर स्टेट का अपना क्या है? लो। वो सेम लाइन पर बना हुआ है। तो रजिस्ट्रेशन अब कौन देता है? राजस्थान वाले। तो राजस्थान में अगर रजिस्टर हो गया तो मान लिया जाएगा कि ऑटोमेटिकली किस में होगा? सीजीएसटी में। और रिजेक्ट भी हो गया तो मान लिया जाएगा कि ऑटोमेटिकली किस में भी रिजेक्ट हो गया? सीजीएसटी। पक्का? अरे बोलो, अब हम क्या स्टार्ट करेंगे? अमेंडमेंट। अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव चेंजेस। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है?
अच्छे चेंज, ठीक है। तो अमेंडमेंट का मतलब हमें अगर रजिस्ट्रेशन में कुछ क्या करवाना है, a registered person may need to make some changes in registration application, उसको क्या करना पड़ सकता है चेंज। तो दो तरह के चेंज होते हैं, एक कोर और एक नॉन कोर। कोर का मतलब मुख्य है, नॉन कोर का मतलब कोर फील्ड का मतलब जो मेन फील्ड है, और नॉन कोर का मतलब क्या है, जो क्या है, ठीक है। अब बताओ मैंने फ़ोन नंबर बदल लिया तो कोई बड़ी डिटेल होगी, मैंने रजिस्ट्रेशन करवाते समय क्या दिया था, फ़ोन नंबर दिया था, मेल आईडी बदल ली, तो फिर क्या कोई बड़ा हो गया, तो बदलना तो पड़ेगा ही, जरूरत पड़ती है, फ़ोन नंबर बदलने पड़ते ही। तो अगर क्यों बदलने पड़ते हैं? हाँ बच्चों, तो दो तरह के होंगे, कोर और नॉन कोर। नॉन कोर के लिए कोई अप्रूवल नहीं चाहिए, हम जब अपने बस आपको क्या करना है, जैसे मोबाइल बदल लिया तो मैं उस पोर्टल पर क्या डाल दूंगा, नया मोबाइल नंबर डाल दूंगा, वो क्या भेज देगा, OTP, कंफर्म हो जाएगा तो चाहिए। ईमेल बदल गई तो क्या होगा, बोलो, आईडी बदल गई मान लो तो क्या होगा। ऑल अदर फील्ड्स आर नॉन कोर फील्ड। कोर फील्ड कौन सी है, पहले ये देखो, नेम ऑफ बिजनेस, लीगल नेम। इफ देयर इज नो चेंज इन पेन, एडिशन डिलीशन ऑफ स्टेक होल्डर्स प्रिंसिपल, अच्छा इसमें चार्ट फॉर्म में दिया होगा। कोर फील्ड ये वाली है, बाकी इनके अलावा सारी क्या है, नॉन कोर। क्या क्या है, लीगल नेम ऑफ बिजनेस, लीगल नेम का मतलब समर्थ कॉमर्स क्लासेस, ठीक है। एड्रेस चेंज हो गया, जगह बदल जाए तो क्या हो जाता है, एड्रेस चेंज हो जाता है। लीगल नेम, एड्रेस, चाहे PPOB का या APOB, वो आपने जगह ही बदल ली, वो आपको ढूंढते फिर रहे नहीं, तो वो कोर फील्ड है। नाम बदल लिया तो क्या है, कोर फील्ड। नाम बदल के क्या है, एडिशन डिलीशन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स। मेन आदमी थे बदल गए तो क्या होगा, समझ रहे हो, पार्टनर थे कोई और बदल गए कोई और, तो एडिशन मतलब आया, डिलीशन मतलब हटा दिया, रिटायरमेंट मतलब ये, अब रिटायरमेंट आगे लिखा हुआ है ना, हटा, एक्सपेल करना, कुछ भी हो सकता है, मर जाना, बाकी सब डिलीशन में, ठीक है। डायरेक्टर्स करता, मैंने ये सारे क्या है, मेन आदमी है, अलग अलग एंटिटीज़ के लिए, किसी के लिए ट्रस्टीज, किसी के लिए करता, किसी के लिए डायरेक्टर। तो कौन कौन से कोर फील्ड है, फटाफट से बताओ। नाम, पता और मेन आदमी। इन ये बदल गए तो क्या है, कोर फील्ड। ये क्या है, कोर फील्ड। प्रोसेस अलग रहेगी, कोर की अलग और नॉन कोर की अलग, और इसके अलावा सब कुछ क्या है, नॉन कोर। तो ये कोर फील्ड जो यहाँ लिखे थे वो आगे उसमें वहाँ पर ढंग से लिखे, इसके अलावा सब कुछ क्या है, नॉन कोर फील्ड, बाकी सब क्या है, नॉन कोर। बस तीन चीज़ें क्या है, पक्का। अब सुनो, चार्ट बनाया हुआ है इसका आगे, सारी प्रोसेस का आगे इसने यहाँ पर बढ़िया से क्या बनाया हुआ है, चार्ट। कोर फील्ड है और नॉन कोर फील्ड है। पहले हम किसकी याद करते हैं, कोर फील्ड। कोर फील्ड के लिए आपको अमेंडमेंट किस पर डाल देनी है, सीधी कॉमन पोर्टल पर। नॉन कोर फील्ड, नॉन कोर के लिए आपको अमेंडमेंट किस में डाल देनी है, कॉमन पोर्टल पर। और जैसे ही डालोगे तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका क्या हो जाएगा, अमेंड हो जाएगा, अपने आप ही क्या हो जाएगा, अमेंड। तो किसी की कोई अप्रूवल चाहिए क्या आपको, नहीं, आप बस क्या करो, डालो और अपने आप क्या हो जाएगा, चेंज। किसी की अप्रूवल नहीं चाहिए। और कोर फील्ड है तब क्या है, तब आपको क्या चाहिए, अप्रूवल, ठीक है। एड्रेस बदल लिया है तो आपको क्या चाहिएगी, अप्रूवल। नाम भी बदल लो आप तो क्या चाहिएगी, अप्रूवल। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विद इन 15 डेज ऑफ चेंज। तो आपने जब चेंज किया है तो उसके 15 दिनों में एप्लीकेशन GST कॉमन पोर्टल पर डालो, प्रॉपर ऑफिसर चेक करेगा और फिर आगे 15 दिनों में होता है। तो नॉन कोर का कुछ नहीं है, आप अपनी मर्जी से बदल दो, बदल। कोर के लिए आपको अप्लाई करना होगा, आज चेंज हुआ है तो कितने दिनों के अंदर अंदर, आज आपका मैनेजिंग डायरेक्टर क्या हो गया, चेंज, तो क्या करना है, 15 दिनों में क्या करना है, एप्लीकेशन करनी। और 15 दिनों के बाद वो आगे फिर 15 दिन लेगा। अब कहीं 3 दिन है, कहीं 7 दिन है, आगे कहीं 30 दिन आएगा, सब क्या हो जाएगा, मिक्स। तो वो तो आपको ही याद रहना चाहिए। जब तक नाम नहीं चेंज हुआ तब तक कौन सा नाम चलेगा, पुराने? उसको रोक के पूछते। तो बताओ, अगर कोर एरिया में चेंज करना है तो चेंज से 15 दिनों में अप्लाई करूंगा और उस एप्लीकेशन से 15 दिनों में वो क्या कर देंगे, रजिस्ट्रेशन दे देंगे। लेकिन अगर प्रॉपर ऑफिसर का ओपिनियन क्या है, अगर प्रॉपर ऑफिसर का ओपिनियन क्या है कि ये अमेंडमेंट अनवारंटेड है या डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है, तब क्या होगा, वो एक नोटिस भेजेगा कि क्यों एप्लीकेशन रिजेक्ट
ना कर दूँ। और नोटिस का रिप्लाई आपको कितने दिनों में करना है? 7 दिनों में। नोटिस का रिप्लाई कितने दिनों में करना है? 7 दिनों में। और अगर रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री है तो वो वापस आपको क्या कर देगा? रजिस्टर। और रजिस्टर क्या, सॉरी, अप्रूव कर देगा। और सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तब क्या होगा? या आपने रिप्लाई नहीं किया या रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तब वो क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब ये जो 15 दिन है ना, किसके साथ है पता है? ये 15 दिन इसके साथ है। और नोटिस का रिप्लाई अगर सेटिस्फैक्ट्री है ना, तो वो फिर उसको कितने दिनों में करेगा? 7 दिन। इसके साथ कितने दिन? 7 दिन। ठीक, पक्का समझ गए ना? तो नॉर्मल तो 15-15 है, अदरवाइज कितना है? मेरे को 7 दिनों में रिप्लाई करना है और रिप्लाई के 7 दिनों के बाद उसको क्या करना है? रजिस्टर। पक्का ना? ये पढ़ लेना तुम सारा का सारा, उसी का क्या लिखा हुआ है, समराइज फॉर्म में आगे लिखा है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन और एंड रिवोकेशन। सस्पेंशन का मतलब क्या होता है? सस्पेंड हो गया पुलिस वाला, सुना नहीं तुमने? सस्पेंशन का मतलब क्या होता है? टेम्परेरी होता है। और कैंसिलेशन का मतलब परमानेंट। ठीक है, तो पुलिस वालों को जनरली क्या किया जाता है? ठीक है, तो कैंसिल का मतलब परमानेंटली, सस्पेंड का मतलब 2-4 दिन, मतलब कुछ पीरियड के, 2-4 दिन में कुछ पीरियड। ठीक है, सेक्शन 29। एक बार वापस आओ सेक्शन वाले पेज पे। रोक दे वीडियो। 22 क्या है? नॉर्मल रजिस्ट्रेशन की 40 लाख वाली लिमिट। 23 क्या है? इनको नहीं करवाना भले ही लिमिट 40 लाख से क्या हो जाए? क्रॉस। 24 इनको करवाना ही करवाना है भले ही 2 रुपये का काम कर लो। 25 प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन जो पढ़ रहे थे। 26 डीम रजिस्ट्रेशन। डीम मतलब राजस्थान में हो गया तो फिर क्या हो गया? सेंटर में अपने आप। 27 CTP और NRTP याद रहेंगे? ठीक है, मैं नहीं लिखूंगा। उसके बाद 28 क्या है? अमेंडमेंट। अब हमारे 2 छोटे से सेक्शन रह गए, क्या है? 29 और 30, कैंसिलेशन और रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। पक्का? एक बार बताओ। 22 नॉर्मल, 23 जिनको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना, 24 करवाना ही करवाना, 25 26 हाउस प्रॉपर्टी का 26 सेक्शन कौन सा था? हाउस प्रॉपर्टी 22 से 27 हाउस प्रॉपर्टी के बेटा माथे में रहनी चाहिए एनी टाइम। डीम्ड ओनरशिप 27 था, डीम्ड ओनरशिप 27 था, को ओनरशिप 26। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी जहाँ शुरू होती है वहीं से ये स्टार्ट होता है। बताओ, हाउस प्रॉपर्टी से मैच कराओ। 22 ये 22 से लेकर 27 हाउस प्रॉपर्टी के बताना एक बार, मतलब DT वाले बताना। 22 किसका था? चार्जिंग सेक्शन। 23 क्या था? GAV निकालने का मेथड। 24 डिडक्शंस। 25 बता दो मान जाओ। 25 इंटरेस्ट पेबल टू नॉन रेजिडेंट तभी अलाउ होगा जब उसका हमने TDS काटा है या वो उसका कोई एजेंट। 26 को ओनरशिप और 27 डीम्ड ओनरशिप। चलो बीच में आपको एहसास दिलाता रहता हूँ कि पढ़ते रहो। सेक्शन 22 किसका है? जिनको रजिस्ट्रेशन करवाना है। 23 करवाना ही करवाना नहीं है। 24 करवाना ही करवाना है। 22 जिनको करवाना है, 24 करवाना ही करवाना है। 23 नहीं करवाना नहीं करवाना। 25 प्रोसेस। 26 डीम्ड रजिस्ट्रेशन। 25 प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। 26 डीम्ड रजिस्ट्रेशन। 27 CTP और NRTP। 28 अमेंडमेंट। 29 और 30 के कैंसिलेशन और सरेंडर और रिवोकेशन। अब हम आ रहे हैं 29। आप खुद भी लिखेंगे पता है? अजय बच्चों, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या स्टार्ट कर रहे हैं अपने? कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। कैंसिलेशन 2 तरह का होता है, वॉलंटरी और सुओ मोटो।
देखो सुओ मोटो को भी सब लोग क्या समझते हैं, वॉलेंटरी। वॉलेंटरी वर्ड कभी भी यूज किया जाता है ना लॉ में, तो कानून की इच्छा नहीं, हमारी इच्छा। और सुओ मोटो का मतलब क्या होता है, उनकी इच्छा, उनकी इच्छा। सुओ मोटो का मतलब क्या होता है, उनके, मतलब लॉ वालों। तो अगर यहाँ सुओ मोटो कैंसिलेशन का मतलब है, तो यहाँ किससे मतलब है, डिपार्टमेंट कैंसिल करेगा। और वॉलेंटरी कैंसिलेशन का मतलब क्या है, कौन कैंसिल करवा रहा है, एसएससी खुद। एसएससी तो नहीं बोलेंगे, रजिस्टर्ड पर्सन खुद। इनकम टैक्स में एसएससी वर्ड होता है, जीएसटी में। ओके, तो अगर रजिस्टर्ड पर्सन नो मोर रिक्वायर्स द रजिस्ट्रेशन, अब ज्यादा जरूरत नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि रजिस्ट्रेशन की मुझे नो मोर रिक्वायरमेंट, तब उसको हम क्या बोलते हैं, वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन। और सुओ मोटो का मतलब सामने वाला ही कहे कि एसएससी करो, तब उसको क्या बोलते हैं। अब मुझे क्यों नहीं है इच्छा, मान लो कि मैंने बिजनेस बंद कर दिया, तो मुझे इच्छा नहीं है। और सुओ मोटो का मतलब क्या है, उनको लगता है कि तुम कुछ क्या कर रहे हो, डिफॉल्ट कर रहे हो। तो अब ये सिर्फ इसने आगे क्या दिया, हमें एग्जाम्पल दिए हुए, हम तो इनको पूरा पूरा पढ़ने वाले हैं। तो जब पूरा पूरा पढ़ लोगे तो एग्जाम्पल ये एक एक जो उसने दिए वो कवर हो ही जाएगा। वो क्यों कैंसिल करेंगे? नहीं बुझाना, सर्कमस्टेंसेस वेयर रजिस्ट्रेशन इज लायबल टू बी कैंसिल्ड। कब, जब रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा। इन केसेस में सुओ मोटो भी हो सकता है, और सुओ मोटो भी हो सकता है, और एप्लीकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन पर भी हो सकता है। मतलब मैं खुद अप्लाई करूं तो भी हो सकता है, और सुओ मोटो भी हो सकता है। सुओ मोटो मतलब डिपार्टमेंट में, ठीक है। ये कुछ केसेस है, ये वाले केसेस है। और बी केसेस में कौन से हैं, जहाँ पर प्रॉपर ऑफिसर ही कैंसिल करेगा, वो ही कैंसिल करेंगे। तो ए में जो लिखा हुआ है वो कब होगा, जब खाली मैं चाहूं या खाली तुम चाहो। और बी में क्या होगा, जब खाली तुम चाहो। मैं मतलब डीलर या रजिस्टर्ड पर्सन, और तुम मतलब प्रॉपर ऑफिसर, ठीक है। तो ए में जो ग्राउंड लिखा हुआ है उसमें मैं अप्लाई कर सकता हूँ या वो कैंसिल कर सकता है, इन ग्राउंड पर दोनों ही। बी में जो ग्राउंड लिखा हुआ है मैं अप्लाई कर सकता हूँ या वही कैंसिल करेगा। तो ये इतने सारे केसेस है जहाँ पर क्या है, वो खुद कैंसिल करता है। एक नहीं, हजार अलग अलग कारण है जिसकी वजह से वो खुद कैंसिल करता है। तो पहले हम क्या करते हैं, जब हम दोनों ही कर सकते हैं, इसमें तो डिसकंटिन्यूस वाली बात है, ठीक है। बिजनेस डिसकंटिन्यूड हो गया, ट्रांसफर कर दिया किसी और को, डेथ हो गई, तो मैंने तुम्हें बताया था मेरा कैंसिल हो जाएगा और मेरे बेटे को लेना पड़ेगा। दूसरे में अमेलगमेंट हो गया, डीमर्ज हो गया, अदरवाइज डिस्पोजल, कैसे नहीं करके हमने बिजनेस क्या कर दिया, बंद। तो हमारा रजिस्ट्रेशन हम क्या कराएंगे, कैंसिल। चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, मतलब चेंज आते रहते हैं, चेंज होना पड़ता है, ठीक है। पुराना छोड़ना पड़ता है और नए पर। जैसे अभी क्या चल रहा है, सबसे पहले मैं कैसे स्टार्ट हुआ था, इंडिविजुअल की तरह से, फिर मैंने क्या करी, पार्टनरशिप, और बड़ा हो गया तो क्या बन जाऊंगा, कंपनी। तो पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा के किसका लूंगा, कंपनी का। और आगे कहीं बढ़ूंगा तो क्या बनूंगा। लेकिन क्या है, चेंज करते रहते हैं, ठीक है। पहले इंडिविजुअल था, फिर क्या हो गया, पार्टनरशिप फॉर्म। तो इंडिविजुअल का कैंसिल होगा और पार्टनरशिप फॉर्म का होगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्या है, टैक्सेबल पर्सन हु इज नो लॉन्गर लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर 22 और 24। 22 में क्या था, 40 लाख। तो लिमिट ही, धंधे कम हो गए, कोरोना चल रहा है, 20 लाख बच्चे आ नहीं रहे हैं, तो क्या रजिस्ट्रेशन कैसे करूँगा मैं। तो अगर मैं लायबल ही नहीं हूँ, जब मैंने लिया था उस समय क्या था, 40 लाख से ज़्यादा टर्नओवर होता था। धीरे धीरे काम क्या होगा तब, तो 5-5 लाख 7-7 लाख का क्या रहता है टर्नओवर, तो क्या है, जरूरत ही नहीं। या 24 में कंपलसरी करवाया था। कंपलसरी क्यों था, मैं इंटरस्टेट सप्लाई करता था। अब इंटरस्टेट क्या, इंटरस्टेट ही नहीं हो रही है, तो इंटरस्टेट सप्लाई क्या होगी, बंद होगी। लेकिन जिसने वॉलेंटरी लिया था उसका थोड़ी कर देंगे, जिसका टर्नओवर पहले 20 से कम था और फिर भी उसने वॉलेंटरी करवाया था, तो वो तो नो लॉन्गर लायबल ही है, तो फिर कैंसिल थोड़ी हो जाएगा, पक्का। जगह तो सही हो, रजिस्टर्ड पर्सन से कैंसिल करने से पहले वो तो आगे पूरी प्रोसेस आएगी कैंसिलेशन की, ठीक है। तो 3 ऐसे ग्राउंड है जब मेरी भी इच्छा चलेगी और तुम्हारी भी। कौन से, जब मेरा बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाए, चाहे वैल्यूएशन डिमर्जर किसी भी रीजन से, चाहे मेरी डेथ हो जाए। दूसरा क्या, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाए, बिजनेस कंटिन्यू चल रहा है लेकिन विद चेंजेस, ठीक है। तीसरा क्या है, मैं पार्टनरशिप फॉर्म बन गया, कंपनी बन गया, आगे बढ़ता रहा। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, बोलो, तीसरा क्या है, नो लॉन्गर रिक्वायर्स लायबल टू बी रजिस्टर्ड। वॉलेंटरी वाला केस नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरा टर्नओवर कम हो गया या मैं इंटरस्टेट सप्लाई करता था, वो बंद हो गया। प्रॉपर ऑफिसर कब कैंसिल करेगा, प्रॉपर ऑफिसर कब कैंसिल कर सकता है, अपनी इच्छा से।
पहला ग्राउंड क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन हैज नॉट फाइल्ड रिटर्न्स फॉर कंटिन्यूस 6 मंथ्स। 6 महीने से आप क्या नहीं डाल रहे, रजिस्टर्ड हो और आप 6 महीने से कंटिन्यू रिटर्न नहीं डाले, 2 महीने नहीं डाले, तीसरे महीने डाल दी, किनकी किनकी, पहले की भी, दूसरे की भी और तीसरे की, फिर 2-3 महीने डाली, फिर नहीं डाली, तो ऐसे टोटल 6 या कंटिन्यूस 6, कंटिन्यूस 6 महीने से लापता हो, तब क्या है, हमें तुम्हारी जरूरत थी नहीं, ठीक है, बीच बीच में आ जाएगा। तो कंटिन्यूस 6 मंथ्स तक अगर क्या नहीं करा, रिटर्न नहीं लगाई, तो जैसे आप मार्च से गए वो वॉलंटरी रजिस्टर्ड पर्सन, तो अगर आपने कंटिन्यूस 6 मंथ्स तक रिटर्न नहीं लगाई तो आपको हम कैंसिल करने की पावर रखते हैं, ठीक है। वॉलंटरी रजिस्टर्ड पर्सन ने 6 महीने तक क्या नहीं किया, बिजनेस ही स्टार्ट नहीं किया, आपने वॉलंटरी रजिस्टर करवाया था, लाइबल आप थे नहीं, ठीक है, और 6 महीने तक आप कुछ कर ही नहीं रहे, तो भी आपको हम कैंसिल करने की पावर रखते हैं, करेंगे नहीं, पावर रखते हैं, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन वाज ऑब्टेन्ड बाय मींस ऑफ फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स। तुमने एड्रेस वगैरह गलत डाले थे तो हम क्या है कैंसिल कर सकते हैं। आपने फैक्ट सप्रेस किए थे, मतलब बताए नहीं थे, ठीक है। मिसस्टेटमेंट मतलब गलत बताया, एक तो होता है बताना ही नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स। आपके 10 बिजनेस थे, मतलब पीपीओबी नहीं बताकर आप काम कर रहे थे, जबकि 10 एपीओबी और एपीओबी मतलब एडिशनल प्राइस। मिसस्टेटमेंट का मतलब बताया लेकिन क्या बताया, गलत बताया, ठीक है। और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स का मतलब बताया ही नहीं। और फ्रॉड का मतलब क्या है, धोखा। फ्रॉड का मतलब क्या होता है, धोखा। तो धोखे से लोगे तो फिर कैंसिल करेंगे। 6 महीने तक नहीं लगाई कंटिन्यूस रिटर्न तो कैंसिल करेंगे। 6 महीने तक धंधा स्टार्ट नहीं किया वॉलंटरी लेकर तो कैंसिल करेंगे। और ये वाले डिफॉल्ट किए थे, ये वाले डिफॉल्ट आगे लिखे हुए। रजिस्टर्ड पर्सन इज कॉन्ट्राविंग द फॉलोइंग प्रोविजंस। कौन कौन से प्रोविजन है, वायलेट्स द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 171। किसके प्रोविजंस करता है वायलेट, सेक्शन 171 के। 171 क्या है, एंटी प्रॉफिटिंग मेजर। 171 क्या है, एंटी प्रॉफिटिंग मेजर्स। इसके ऊपर लिखा हुआ है 12 का मतलब फाइनल। मैं बता देता हूँ, मैं ऐसे कुछ भी ऐसे रटने थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल ही ना बताया। तो सेक्शन 171 को वायलेट किया तो क्या होगा, तो आपको क्या करना होगा, बोलो। आपका रजिस्ट्रेशन लायबल टू बी कैंसिल है बाय प्रॉपर ऑफिसर, वो कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अब वो क्या है, गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे ही जीएसटी रेट बढ़ाती है तब तो लोग क्या कर देते हैं, प्राइस भी बढ़ा देते हैं। लेकिन जैसे ही जीएसटी रेट घटाती है तो लोग क्या करते हैं, प्राइस स्टेबल रखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपसे कितनी नॉमिनल फीस ले रहा हूँ, 6000 फॉर टैक्स, ठीक है। अब इसमें मेरा क्या कवर है, जीएसटी भी कवर है, तो इस 6000 के अंदर ही क्या है, जीएसटी भी कवर्ड है, बोलो। अब जो जीएसटी कवर्ड है 18% है उसमें। मान लो कि मेरी फीस 5000 है, मैं तुमसे जीएसटी कितना 18% कितना होगा, 900 रुपये, तो मैं तुमसे कितने रुपए ले रहा हूँ, 5900, ठीक है। अब राउंड फिगर में मैंने कितना ले लिया, 6। गवर्नमेंट ने जीएसटी की रेट 12% कर दी, तो क्या होगा, फिर मैं फीस बढ़ाऊंगा, ठीक। गवर्नमेंट ने जीएसटी माफ कर दिया कोचिंग पे, कहा कि आपको गवर्नमेंट डेटर है तो हम आपको माफ कर दें, तो मैं पैसा कम करूंगा या मुझे पास ऑन करना चाहिए। देखो गवर्नमेंट जीएसटी कम रेट करती है कम, ताकि कस्टमर को क्या मिले, चीज़ सस्ती मिले। अब मैं कह रहा हूँ इनको आदत ही है 6000 देने की, तो अपने कम क्यों करें, अपने ले लेते हैं। तो गवर्नमेंट बार बार जब जब जीएसटी रेट कम करती है तो क्या बोलती है कि आपको जो हमने जीएसटी रेट कम किया है उसका बेनिफिट किसको पास ऑन करना है, कस्टमर को। और कस्टमर को आप नहीं करते हो तो क्या होगा, अगर आप कस्टमर को नहीं करते हो तो क्या होगा, बोलो। तो आप कहा गया हमने जीएसटी रेट कम की, आपके लिए की थी या कस्टमर के लिए की थी, बेचारे के। हम महंगाई कम कर रहे थे और आप क्या कर रहे थे, तो तब आप ऐसा नहीं करते हो, तब आपके ऊपर क्या होगा, एंटी प्रॉफिटिंग मेजर्स में एक्शन लिए जाएंगे। उनमें से एक एक्शन क्या है, आपका रजिस्ट्रेशन पे क्या करते हैं, कैसे, एक एक्शन, ठीक है। अच्छा ही कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट क्या है, डज नॉट कंडक्ट एनी बिजनेस फ्रॉम अ डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। जो डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस बताया है वहां से यार नहीं करना, कोई बिजनेस ही नहीं करना, ठीक है। और क्या है, वॉलंटरी वाले का कितने महीने वेट करना पड़ेगा, 6 महीने। और बाकी केसेस में क्या है, वो कभी भी कर सकते हैं। उसके बाद में इश्यूज इनवॉइस विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन वायलेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और रूल मेड देयर। अगर वो क्या कर रहा है, इनवॉइस इशू कर रहा है, किसके तहत,
किसके, बिना किसी क्या करके, विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मतलब गुड्स और सर्विस सप्लाई करे ही नहीं, लेकिन क्या कर दिया, इनवॉइस इशू कर दिया। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। ये आप अपने घर में क्या कर लो, एक फॉर्म बना लो ऐसे, ये एक बार रोको वीडियो। इस पॉइंट को बच्चों हम कल स्टार्ट करेंगे। तुम जब तुम्हारा ड्यूटी क्या है कल आते ही याद दिलाना कि हम यहीं से स्टार्ट करें, क्योंकि इस पॉइंट को बच्चों डिस्कस करूँगा। बाय बाय।